नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सर्विस बुक पे। साथियों, एक दो रोज़ से मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं सर्विस बुक के रिगार्डिंग कि सर सर्विस बुक कैसी होती है, ये हमें ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, ये कौन देगा। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, ये सर्विस बुक आरएसआर के अनुसार संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, पहली चीज़ तो ठीक है। लेकिन साथियों, सर्विस बुक क्या होती है, पूरी सेवा में एक ही बार काम में ली जाती है, ठीक है। ये पूरा रिकॉर्ड होता है अपने सेवा का। तो सामान्य रूप से अपन ये मानते हैं कि यदि अपन अपने संबंधित ऑफिस से लेंगे तो जो हाई क्वालिटी की अपने को सर्विस बुक चाहिए ना, वो शायद नहीं मिलेगी आपको। ध्यान रखना मेरी बात, मैं बात कर रहा हूँ हाई क्वालिटी की सर्विस बुक की। ये आपको सर्विस बुक आप वहाँ कार्यालय से ले सकते हैं, ये सब आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आपको 2 पैसे बचाने हैं तो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यदि उनके पेज सही नहीं है और वो पेज निकल गए, आगे कोई दिक्कत आती है तो फिर आप शायद याद करेंगे कि सर ने कहा था कि ये हाई क्वालिटी की ही सर्विस बुक रखनी चाहिए। वैसे तो ये सिस्टम धीरे धीरे ऑनलाइन गवर्नमेंट कर रही है, तो कुछ दिनों में हो सकता है अपनी सर्विस बुक ऑनलाइन हो जाए। लेकिन आज की डेट में ये पोजीशन है कि मेरा ये मानना है कि जहाँ तक हो साथियों, आपको सर्विस बुक हाई क्वालिटी की लेनी चाहिए। तो आप जिस भी दुकान पे जाएं तो हाई क्वालिटी सर्विस बुक लें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्विस बुक में क्या क्या होता है, वो कैसी आती है, वो सब चीज़ें मैं साथियों आपको मैं एक सर्विस बुक का पूरा डेमो दे रहा हूँ। पूरी उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब उसमें अंकित, क्या क्या अंकित होगा, आपका नाम दिनांक कैसा होगा, आपके कौन से फिंगरप्रिंट आएंगे, क्या नहीं होंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें साथियों मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। लेकिन अब डिसीजन आपको लेना है कौन सी सर्विस बुक आपको लेनी है साथियों, ठीक है साथियों। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, अब हम चलते हैं सर्विस बुक पे। मैंने आपको बता दिया है कि यदि आप हाई क्वालिटी की लेते हैं तो आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छी रहेगा, और आप चाहे संबंधित डीडीओ से भी ले सकते हैं, सरकार द्वारा ये उपलब्ध भी कराई जाएगी, जैसे भी इच्छा हो। मैं अब इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। जब आप बाहर से मार्केट से लेते हैं या संबंधित कार्यालय से लेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा होगा सर्विस बुक और यहाँ हिंदी में लिखा होगा सेवा पुस्तिका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट पेज में साथियों यहाँ पे संबंधित जीए लिखा रहता है, किस वो आपने पढ़ भी रखा है किस जीए के तहत सर्विस बुक का उल्लेख किया गया है। यहाँ लिखा होगा राजस्थान सरकार, ये आप देख लेना, कंफर्म कर लेना साथियों, अदर स्टेट की मत लेके आ जाना। राजस्थान सरकार की ही आपको सर्विस बुक लेनी है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अगली चीज़ चलते हैं साथियों। पहला जो पेज जो होगा सेवा पुस्तिका सर्विस बुक का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसमें सामान्य विवरण होगा। तो इस पेज पे आपको दिखेगा राज्य कर्मचारी का विवरण दिखेगा, इसमें पूरा ब्यौरा होगा, पूरी डिटेल होगी, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है साथियों। ये हमारे किसी साथी का था, तो मैं आपको डेमो के लिए मैंने आप उनसे लिया है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट आता है साथियों वो आता है नाम। क्या आएगा? नेम। आपको नेम लिखना है साथियों। अब नेम में सावधानी क्या रखनी साथियों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका नाम है अनिल कुमार शर्मा, तो ये ध्यान रखना आपने जो डॉक्यूमेंट जो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसके अंदर क्या नाम है, अनिल कुमार शर्मा है या अनिल कुमार है या अनिल शर्मा है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखने हैं। अर्थात जो आपने फॉर्म में जेआरए के फॉर्म में या डीवी के समय जो आपने जो दस्तावेज दिए थे उसमें आपका क्या नाम अंकित है उसके अनुसार करना है। और जो आपका जो पोस्टिंग ऑर्डर आता है उसमें भी नाम अंकित होता है साथियों। पोस्टिंग ऑर्डर में आपका पूरा नाम आएगा तो उसके अनुसार करना है। अब साथियों कई बार क्या होता है कि पोस्टिंग ऑर्डर में जैसे अनिल कुमार शर्मा है, उसके जगह आपके जगह नाम तो आपका अनिल कुमार शर्मा लगा रहे हो, लेकिन उसमें पोस्टिंग ऑर्डर में लिख गया अनिल कुमार। अब क्या करना साथियों, तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, पोस्टिंग ऑर्डर आ जाता है तो जहाँ ज्वाइनिंग आता है वहाँ ज्वाइन करें। उसके बाद में एक उसके नाम को दुरुस्त करने के लिए एप्लीकेशन लिखे डीटीओ को। डीटीओ क्या उसको संशोधित करेगा और उसमें लिखेगा इसकी जगह ये पढ़ा जाए। फिर वो नाम संशोधन हो जाता है, उसके अनुसार आप फिर अब इसमें अपना नाम अंकित कर सकते हैं। और वैसे आपका नाम सही है तो पूरा लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है साथियों निवास स्थान। निवास स्थान में साथियों पूरा जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की पूरी चीज़ लिखनी है आपको, ठीक है। उसमें पूरी डिटेल आप यहाँ लिख देंगे।
तीसरा पॉइंट आता है टेलीफोन नंबर। साथियों टेलीफोन की जगह आप अपना मोबाइल नंबर अंकित कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जन्म दिनांक। साथियों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है पूरी सर्विस का। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि साथियों इसमें यदि किसी भी प्रकार की और राइटिंग या कोई गलती हो गई तो उसको संशोधन आप नहीं कर सकते। फिर तो अब कुछ अलग अलग प्रोसेस हैं जिसमें अधिकांश तो आपको फाइनेंस जाना पड़ेगा, फाइनेंस के माध्यम से आपको कराना पड़ेगा। तो साथियों मेरी ये राय है कि यदि किसी साथी से ये भरते समय जन्म दिनांक भरते समय कोई गड़बड़ हो जाती है, ये मात्र जन्म दिनांक ही नहीं, आप तो ये पूरी डिटेल में भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो आपको सर्विस बुक ही चेंज कर देनी चाहिए, नई सर्विस बुक ले लो। और 200-300 रुपये के लिए आपको कुछ ही नहीं जाएगा, लेकिन आगे आपको हमेशा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ साथियों आपको ये भी विचार आ रहा होगा कि ये सर्विस बुक हमें बननी है या कौन बनेगा। साथियों ये सर्विस बुक आपका जो कार्यालय अध्यक्ष होगा उसके संस्थापन में जिसको काम दिया गया है उनके बाबू द्वारा ये भरी जाएगी। परंतु बाबू एक व्यक्तिगत व्यवहार के कारण ये भी कह देता है कि आपको आपकी पूरी डिटेल आपको पता है तो आप इसको फिलअप कर दीजिए या फिर आप मेरे साथ बैठ जाइए तो अपन दोनों मिल करके भर लेते हैं। तो साथियों जहाँ तक हो सके आप उनके साथ बैठ करके ही इसको भरना और एक चीज़ आपको देखना है, ठीक है साथियों। तो जन्म दिनांक में साथियों क्या है, दो चीज़ आती है इसमें, एक तो आता है अंकों में और दूसरा शब्दों में। तो ध्यान से अंकों और शब्दों में लिखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। पूरे इसका जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो 4 नंबर का पॉइंट है। 5वां है साथियों पिता का नाम और स्त्री कर्मचारी के पति का नाम और निवास स्थान। यहाँ जो पिता का नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे कोई लड़के हैं तो पिता का नाम आ जाएगा, कोई स्त्री है तो उनके पति हैं तो पति का नाम आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या ना निवास स्थान भी आपको अंकित करना है, ठीक है साथियों। 6ठा पॉइंट में साथियों क्वालिफिकेशन आती है। साथियों अब योग्यता में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपसे बहुत से साथी में कई विचार हैं, वो क्वेश्चन मैं भी इसी में बता देता हूँ कि जैसे कि आपने अभी JRA का फॉर्म भरा था, उस पर आपने BA आपने एजुकेशन कर रखी थी, ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद में एग्ज़ाम हुआ तब तक आपने 1-2 डिग्री और ले ली, मान लो जैसे B.Ed की डिग्री ले ली। अब आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे B.Ed की डिग्री अंकित कर दूँ, तो साथियों यहाँ B.Ed की डिग्री अभी आपको अंकित नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो जो आपने JRA में फॉर्म के अंदर जो आपने फिलअप किया है या DV के समय जो आपने दस्तावेज दिए हैं उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन भरवानी है। अब बात ये आती है कि सर हमने तो उस वक्त BA तो कर ली, लेकिन अब मैं अपनी जैसे B.Ed भी कर रखी है मैं, तो मैं B.Ed को भी अंकित करना चाहता हूँ, इंदराज करना चाहता हूँ। तो साथियों इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप सर्विस में आ जाएँ तो 2-3 महीने बाद में आप एक एप्लीकेशन दें, जहाँ कार्यालय में जहाँ नियुक्त है वहाँ उनको ये बताना है कि मैंने ये B.Ed की जो डिग्री है जब ये फॉर्म भरा था उससे पहले जब मैंने परीक्षा ये ज्वाइनिंग किया, कब ज्वाइनिंग से पहले मैंने ये योग्यता अर्जित कर ली थी, अतः इसका इंदराज कराने की कृपा करें सर्विस बुक में। आपको ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है और आप ये इंदराज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट दिया गया है सेवा के प्रारंभ के समय, अर्थात ज्वाइनिंग के समय आपकी जो थी वो, और दूसरा पॉइंट दिया गया जो सेवा काल में प्राप्त की जाए। अब ये सेवा काल का मतलब ये हो गया साथियों, अब कुछ साथी ऐसे भी हैं, मान लो कि उन्होंने B.Ed में एडमिशन ले रखा है, एक एग्जाम्पल है साथियों ने, अब फाइनल अब होगा उनका, या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ कोर्स करना चाहते हैं, उनकी पढ़ने की इच्छा रहती है, तो ऐसे मामलों के अंदर साथियों यहाँ पे उनको सेवा के बाद में जो अर्जित करते हैं वो यहाँ पे अपनी योग्यता दर्ज करेंगे। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको संबंधित कार्यालय और DTA से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मेन जो एग्ज़ाम की जो परमिशन जो वगैरह है, आपके जैसे सेवा में आएंगे कोई भी प्रकार का फॉर्म भरने की और परीक्षा में बैठने की, सबकी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और DTA को आपको पत्र लिखना पड़ेगा और वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद भी आप कोई भी कोर्स वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एग्ज़ाम का फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं साथियों। एग्ज़ाम के फॉर्म की ये छोटी चीज़ें हैं, ये तो आप अपने वहाँ से भी ले सकते हैं और DTA से भी ले सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। अगला है विभागीय परीक्षा जो उत्तीर्ण की, यहाँ
ये साथियों बी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, विभागीय परीक्षा जो उत्तीर्ण की, अर्थात अपने डिपार्टमेंट में क्या होता है, JRA का एक एग्जाम होता है, ठीक है। तो इस कारण ये बी पॉइंट आपके लागू होगा। इसके अंदर उत्तीर्ण की जब आप पास कर लेते हैं तब वो सर्विस बुक में एंट्री करानी है, ये चीज़ कोई बताएगा नहीं साथियों। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली भर्ती में अभी तक भी अपनी सर्विस बुक की एंट्री यहाँ नहीं कराई है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये पॉइंट यही कहता है यदि आप पास हो गए हो तो उसका इंदिराज करवाएं। और सी पॉइंट कह रहा है साथियों, तकनीकी तथा विशेष योग्यता अर्थात टेक्निकल एंड स्पेशल क्वालिफिकेशन, कोई इस प्रकार की प्रकृति की कोई ऐसी एजुकेशन है जो आपने प्राप्त कर रखी है और आपने किसमें, आपने JRA फॉर्म में उसको शो कर रखा है, तो आप यहाँ पे इंदिराज कर सकते हैं। अगला है साथियों 7 नंबर का पॉइंट है ID नंबर, ठीक। ये ID नंबर आपके जब ज्वाइन करते हैं उसके बाद में आ जाएगी, कुछ समय बाद में, तो उस अभी आपको खाली छोड़ना उस वक्त और आ जाती है, तो आप किसी समय इसमें बढ़ सकते हैं। आधार नंबर आपके पास है ही 8 नंबर पे। 9वें नंबर पर साथियों राज्य बीमा पॉलिसी, स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी साथियों अभी जस्ट आप उनके समय नहीं होगी, जब आएगी तब आप भर देना फिलअप। GPF खाता, ये सब नवीन पेंशन योजना, ये साथियों अभी बंद हो चुकी है, जब वापस स्टार्ट होती है तब अपन देखेंगे इसको। जैसे कि फिर 12 पॉइंट है LIC का, इसकी भी आपको आवश्यकता नहीं है अभी। फिर है PM कटौती वाला, इसकी भी आपको आवश्यकता नहीं है अभी। 14 है हितकारी संघ निधि खाता, ये साथियों ये एजुकेशन में काम में आता है, ये अपने अभी काम का नहीं है। 15 भी साथियों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है, बैंक का नाम, जिसमें आपका खाता है उसका नाम लिखना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके साथियों आप कोशिश करें SBI बैंक में आपका खाता रहे, जिससे कि क्या है, आपकी जो सैलरी फैच होने में दिक्कत नहीं आए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, ठीक है। और इसमें अकाउंट नंबर भी आप लिख लें, ठीक। ये सब आपको रेडी रखना है साथियों। जैसे पोस्टिंग होगी तो फिर उसके बाद में सैलरी के लिए आपसे मांगा जाएगा, तो फिर आप भगेंगे करेंगे, फिर आपको CL लेनी पड़ेगी। CL भी साथियों आपको पता है पूरे साल की 15 मिलती है, और कई ऑफिस ऐसे होते हैं कि वो CL ले ही नहीं पाते क्योंकि वर्कलोड इतना होता है कि वो बड़ी मुश्किल रहती है, इसलिए ध्यान रखना साथियों, ठीक। 16 है आयकर खाता संख्या, इनकम टैक्स अतः पैन नंबर, तो पैन नंबर आपके पास है वो लिख सकते हैं। अन्य कोई विवरण जो आप देना चाहें कुछ भी है तो वो भी आप अंकित कर सकते हैं साथियों। अगला 18 माप से ठीक ऊंचाई, आपकी हाइट बतानी पड़ेगी। इसमें क्या आपकी हाइट कितनी आपको लिखना पड़ेगा साथियों, ये इसलिए हाइट आप पहले से करके रखना कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक। पहचान का निशान, एक पहचान का निशान आपकी बॉडी में कौन सा पहचान का एक निशान होता है जिससे कि आपको पहचाना जा सके। ये क्या होता है, ये कई बार क्या होता है किसी प्रकार की जब अनहोनी हो जाती है तो उस वक्त ये उसके नॉमिनी के लिए फायदेमंद रहता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अगला है साथियों राज्य कर्मचारी, 20वां जो पॉइंट है वो ये कह रहा है राज्य कर्मचारी, अर्थात अब राज्य कर्मचारी अभी आप क्या कहलाएंगे, अभी आपकी पोस्टिंग अराजपत्रित है साथियों, ठीक, वो तो आपको पता है। राज्य कर्मचारी के बाएं हाथ के अंगूठे व अंगुलियों के निशान, कौन सा हाथ लगाना, लेफ्ट हैंड। अब ऐसा नहीं है राइट हैंड के लेके बैठ जाएं आप, अब आपके क्या होगा फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, तो फिंगरप्रिंट लेफ्ट हैंड के देना है, राइट के नहीं देने, ध्यान रखना साथियों। ऐसे नहीं जल्दीबाजी के अंदर कोई सा भी हैंड दे दिया लो लगा दो, ऐसा नहीं करना साथियों, ठीक है। लेफ्ट हैंड के लेने आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ लिटल फिंगर का आपको देना है, अनामिका का देना है, अंगूठे का देना है, तर्जनी का देना है, मध्यमा का देना है। जो शाई रहेगी साथियों उसको वो देख लेना, वो शाई के अंदर मतलब कि बहुत पुरानी नहीं हो, अच्छी तरह शाई होनी चाहिए जो ताकि फिंगरप्रिंट अच्छी तरह से शो हो सके, ठीक है साथियों। ऐसी चीज़ें साथियों हमें भी किसी ने बताई नहीं, लेकिन जो व्यक्तिगत मैं देख रहा हूँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। अगला पॉइंट है राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर, ये साथियों इंपॉर्टेंट होंगे। अब यही हस्ताक्षर आपके चलेंगे, जो आपने यहाँ कर दिए वो आगे पूरी सर्विस में आपको यही रखने हैं और दिनांक यहाँ अंकित करनी है। अब है कार्यालयाध्यक्ष, 22वां पॉइंट कहता है कार्यालयाध्यक्ष या अन्य प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर पर, जहाँ पे आप जो हैं जो भी DDO होगा वो उसको प्रमाणित करेगा कि ये मेरे सामने ये चीज़ लिखी गई है और इसको हस्ताक्षर कर देंगे। इसमें लिखा गया है, नोट दिया गया है, इस पृष्ठ के लेख कम से कम प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण होने चाहिए।
तथा 9 और 10 के खाते में हस्ताक्षर पद दिनांक होना चाहिए। इस नियम के अंदर अंगुली की छाप नए सिरे से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वैसे कोई खास काम की चीज़ नहीं है। अगला पॉइंट है कर्मचारी के परिवार के सदस्य की यहाँ कुछ तालिका दी गई है। यहाँ क्रम संख्या लिखेगा, परिवार के सदस्यों के नाम, जन्म दिनांक, आयु, कर्मचारी के संबंध और अन्य, ये सब इसमें अंकित आपको करना है साथियों। फिर उससे अगला जो पेज आएगा उसमें लिखा होगा साथियों नवीन पेंशन योजना का नॉमिनीकरण। ये साथियों अभी तो अपने बंद हो चुकी है, तो ठीक है साथियों, इसको खाली छोड़ देना आप। जिसके बारे में नॉलेज नहीं है कुछ ही नहीं करना आपको, ठीक है। अगला है मनोनयन पत्र। ये साथियों इम्पोर्टेंट होता है। ये नॉमिनेशन फॉर्म होता है। आप किसी को मनोनीत करेंगे कि किसी प्रकार की जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको वो अधिकार होगा आपकी सर्विस पे, और जो भी चीज़ें मिलती है सुविधाएं उन सब के लिए। तो यहाँ लिखा होता है साथियों, मैं पुत्र या पुत्री जिनके भी हैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरी मृत्यु के समय जो प्रोविडेंट फंड में मेरे नाम से जमा बाकी हो वह निम्नलिखित व्यक्तियों को जैसा कि प्रत्येक के सामने उल्लिखित हो वितरित किया जाएगा। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, ये एक टेबल आएगी, यहाँ लिखा हुआ मनोनीत व्यक्ति को नाम व पता, मनोनीत के संबंध, मनोनीत व्यक्ति की आयु, जमा रकम का हिस्सा, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। अर्थात यहाँ बताना पड़ेगा, जैसे कोई अपनी वाइफ को देना चाहता है तो क्या 50% देना चाहता है, कोई अपनी मदर को देना चाहता है तो 30% देना चाहता है, या 100% देना चाहता है, या पिताजी को देना चाहता है तो 30%, जो भी मतलब कि अपना रेशियो यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। आप चाहे तो एक साथ 100% रेशियो दे सकते हैं या अलग अलग टुकड़ों में 100% कर सकते हैं, ठीक है। अगला साथियों, मेरा परिवार नहीं है और संकेत करता या करती हूँ कि मेरी मृत्यु के समय जो प्रोविडेंट फंड मेरे नाम से बाकी हो, यदि मेरे कोई परिवारी न हो तो निम्नलिखित व्यक्ति को जैसे कि प्रत्येक के सामने लिखित तो वितरित कर दिया जाए। इसलिए ये नॉमिनी फॉर्म आवश्यक होता है। अगला है साथियों, और यहाँ पे क्या होता है, हस्ताक्षर कराए जाएंगे। हस्ताक्षर कर्मचारी के, हस्ताक्षर साक्षी के भी कराए जाएंगे, ठीक। 2 साक्षी लेंगे, उनके सामने ये करना होगा। और फिर इसमें होगा हस्ताक्षर प्रमाणीकरण करता, अर्थात जो भी डीडीओ होगा वो अपनी पद और मोहर भी इसमें लगाएंगे साथियों। इससे अगला पॉइंट आएगा साथियों, इसमें लिखा होगा नामीकरण मृत्यु एवं निर्वृत्ति अनुतोषिक प्राप्ति के लिए। ये क्या है साथियों, ग्रेजुटी के लिए, इनके लिए होता है फॉर्म। तो इसको भी वही सेम सकते हैं, वही चीज़ें हैं, तो इसको भी ये बनना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा ये अलग दिया गया, इसमें नाम, पता, मनोनीत व्यक्ति का, जिसको नॉमिनी बना रहे उसका आएगा साथियों। कर्मचारी से संबंध बताना पड़ेगा, उसकी आयु बतानी पड़ेगी, रकम या हिस्सा जो आप देना चाहे, घटना जिसे होने पर नॉमिनीकरण अयोग्य होगा, मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु कर्मचारी से पहले होने पर उसके उत्तराधिकारी नाम व पता, ये सब आपको अंकित करना है साथियों, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ, यदि कर्मचारी राजपत्रित हो तो इस भाग की पूर्ति कार्यालय अध्यक्ष करेगा। यहाँ का जो भी काम कौन करेगा, कार्यालय अध्यक्ष करेगा। उसके बाद में है साथियों, वो पारिवारिक पेंशन के लिए नॉमिनीकरण का एक फॉर्म और दिया गया है। इसमें भी वही चीज़ें आती है, सेम सी चीज़ें होती है, वो रहता है। जो लागू नहीं है उसको अभी आपको बनानी है, बाद में जैसे जैसे हो उसकी पूर्ति करते रहेंगे। अब है उसके बाद में है नियुक्ति से स्थायीकरण तक का विवरण। यहाँ साथियों जब आपकी पहली पोस्टिंग होती है और फिर आपका जब फिक्सेशन हो जाता है उसका पूरा विवरण देना पड़ेगा कि नियुक्ति का पद अतः कौन से, जैसे आप जे आ रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट होगा, आपको कितना वेतन मिल रहा है, वरीयता संख्या वर्ष, ठीक, आपके मेरिट संख्या सब कुछ आएगी, वरिष्ठता क्रमांक वर्ष, ठीक, स्थायीकरण आदेश व दिनांक, ये जो डीटी आदेश जो दिनांक उसको जारी करेगा उसको अंकन करना पड़ेगा साथियों। अगला है सेवा काल के लिए गए ऋणों का विवरण। यहाँ क्या होता है, कई बार क्या होता है कि उस सेवा काल के अंदर क्या होता है कि कोई किसी को लोन लेने की आवश्यकता, कुछ आवश्यकता हो जाती है और वो ये चाहते हैं कि मेरी किससे, मेरे सैलरी से ही वो पेमेंट कटे, तो वो ऑफिस के माध्यम से ये काम कराना चाहते हैं। तो वो उसका पूरा विवरण, जैसे ऋण खाता संख्या, हेजार्ड खाता संख्या विवरण, ये सब कुछ चीज़ें होती है जो इसमें इंदराज करवानी होती है। अगला साथियों, आहरण वितरण अधिकारी के प्रमाणीकरण पर कर्मचारी द्वारा किसी बैंक या अन्य संस्था से लिए गए ऋणों का विवरण। ये बैंक से अब जब आप सर्विस के अंदर हैं और उस वक्त आप कोई ऋण लेना चाहते हैं तो ये वहाँ का आहरण वितरण जो डीडीओ होता है
आहरण वितरण अधिकारी वो प्रमाणीकरण करेगा और बैंक अन्य संस्थाओं का पूरा विवरण इसमें अंकित करेगा साथियों। ठीक है साथियों। अब उसके बाद में है विभिन्न वेतनमानों में वेतन स्थिरीकरण का विवरण। जो आपका वेतन जैसे जैसे होता है उसका पूरा विवरण इसमें देना पड़ेगा। जैसे विवरण वेतनमान, स्थिरीकरण आदेश, या स्थिरीकरण का मतलब आपका फिक्सेशन आदेश होता है वो हो जाएगा। कार्यालय जहाँ पर आपका स्थायीकरण किया गया है, प्रभावी दिनांक बताई जाएगी, स्थायीकरण से पूर्व आपको क्या वेतन मिल रहा था, मूल वेतन कितना आपका, स्थायीकरण के बाद में कितना वेतन, मूल वेतन, दिनांक, आगामी वेतन वृद्धि, ये सब इसमें अंकित की जाती है साथियों। अब इसमें अगला है यदि पदस्थापन स्थान व वेतन आहरण स्थान भिन्न हो तो सेवा सत्यापन हेतु निम्नलिखित पूर्ति करेंगे। तो ये सब साथियों ये अलग अलग होते हैं। अगला है साथियों विभागों के कार्यालय हेतु नियुक्ति का लेखा रखा जाएगा। ठीक, रिकॉर्ड पोस्टिंग फॉर डिपार्टमेंट ऑफिस। अब ये नियुक्ति आपकी कहाँ कहाँ नियुक्ति होती है, जैसे कि जिला व पद का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, दिनांक, जिला व पद, ये सब अलग अलग चीज़ें होती है जो इसका पूरा विवरण आपका रखा जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग, नियुक्ति का लेखा। तो इसमें क्या क्या होता है साथियों, आपका देखो क्रमांक, डेजिग्नेशन, पद हो जाएगा, पदस्थापन स्थान जहाँ पे आपकी अभी पोस्टिंग हुई है, ऑर्डर ऑफ पोस्टिंग ऑफ डेट, नियुक्ति का आदेश दिनांक, डेट ऑफ जॉइनिंग, पद के कार्यग्रहण की दिनांक, और डेट ऑफ रिलीज, पद नियुक्ति की दिनांक, और ऑफिस सिग्नेचर विथ डेजिग्नेशन, हस्ताक्षर अधिकारी के में पद। ये सब चीज़ें एक नियुक्ति का एक रिकॉर्ड आपका रखा जाएगा। ये क्या है, ये रिकॉर्ड साथियों चलता रहेगा पूरे सर्विस तक। तो और जो भी अब जो काम होंगे वो अब इस रूप में इंदिराज होते रहेंगे। यहाँ पे लिखा होगा पदस्थापन, पदोन्नति, प्रत्यावर्तन आदि, ये जो भी चीज़ें हैं अब सर्विस में, जैसे अब जो भी काम होगा आपका 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी प्रमोशन वगैरह जो भी सब चीज़ होगी वो सब इसमें इंदिराज की जाएगी। यहाँ हस्ताक्षर कराए जाएंगे कर्मचारी के, हस्ताक्षर व पद कार्यालय प्रधान या किसी अन्य अधिकारी के जो कॉलम 1 से 8 तक की पूर्ति को प्रमाणित करे। ये सब चीज़ें साथियों इसमें अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें ज़्यादा मैं विस्तार से बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं एक वैसे वीडियो लेके आया हूँ जिससे कि आपको थोड़ा नॉलेज रहे। और एक बीच में होगा लिव अकाउंट्स, आपके जो आपने वो ले रखी है, क्या ले रखी है, जो भी अवकाश ले रखा है उस अवकाश का ब्यौरा होगा। ये साथियों हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ये जैसे कि अवकाश का ब्यौरा होगा, आपका डेजिग्नेशन, जन्म दिनांक, ये जितने भी प्रकार के अवकाश होते हैं उन सबका उल्लेख इसमें किया जाएगा। जैसे कि सीसीएल वगैरह होता है, ये कुछ ऐसे अवकाश होते हैं जो इसमें उल्लेख नहीं होते, उसके लिए एक अलग से एक पेज लगा के अलग फॉर्म आता है, वो अंकित करेगा, इसमें इंदिराज किया जाएगा साथियों। तो साथियों शायद मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।